सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हम चंद मिनट इंतज़ार करते हैं, जैसे ही मेजॉरिटी हमें ज्वाइन कर लेती है हम अपने सेशन का प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन के अंदर क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं और एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ आज के सेशन के अंदर हम डिटेल में देखेंगे। आज के सेशन में मैं आई प्रेफर कि आप सब लोग मेरे साथ हों तो सेशन को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट किया जाए, बिकॉज आज का सेशन आपकी मौजूदगी की वजह से ही ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकता है। जो आज के सेशन में मेरा बताने का काम कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम रहेगा और आपके इन्वॉल्वमेंट में थोड़ी सी ज़्यादा रखूंगा, ताकि मैं पेपर की तैयारी के हिसाब से आपको जज भी कर सकूं, और अगर मुझे कोई ग्रे एरिया या डार्क एरिया दिखता है जहाँ पर आप अभी तक तैयार नहीं है, मैं वो चीज़ें भी आपको बता सकूं और तैयारी के लिए आपको गाइड कर सकूं। इस सेशन का टाइम जो बताया गया था वो टाइम हो चुका है। मैं एहतियातन ग्रुप में आपको एक मैसेज भी छोड़ देता हूँ, ताकि अगर इन केस कोई डिले आ रहा है हमें सेशन के हवाले से तो वो भी हम कवर अप कर सकें। थोड़ी देर में मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर कर दूंगा, ताकि जो चीज़ें हमने आज की क्लास में रिवाइज करनी है या डिस्कस करनी है वो हम देख भी सकें। जब तक बाकी स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करते हैं तब तक मैं वो डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेता हूँ। जब डॉक्यूमेंट्स खोल लेता हूँ जिन डॉक्यूमेंट्स को हमने आज की क्लास में इस्तेमाल करना है, चंद डॉक्यूमेंट जो बताए गए थे उनमें से जो बेस और प्राइमरी डॉक्यूमेंट है जो हम यूज़ करते हैं अपनी क्लासेस के अंदर, वो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। और जो लास्ट अपडेट हुआ है हम उसी अपडेट को लेकर चलेंगे। और जो लास्ट अपडेट हमें मिली थी वो मिली थी जून 30 2020 में, पिछले साल, जो कि टैक्स ईयर के अंदर चलेगी। और हमारा जो टैक्स ईयर ख़त्म होने वाला है जून 30 को ख़त्म होगा, सॉरी 1 जुलाई को चेंज आई थी हमारे पास। 1 जुलाई से स्टार्ट होगा हमारा ये टैक्स ईयर, वो ख़त्म होगा 1 जुलाई 2020 से स्टार्ट होगा और 13 जून 2021 पे ख़त्म होगा। उसको टैक्स ईयर 2021 कहा जाएगा। अच्छा, एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और आपके कुछ क्विज़ेस पेंडिंग हैं, वो क्विज़ेस भी फॉर्मुलेट हो चुके हैं। वो क्विज़ेस के पैटर्न भी आपको बता दूंगा, दिखा भी दूंगा, और साथ ही साथ आपको गाइड भी कर दूंगा कि किस तरीके से आपको क्विज़ की प्रिपरेशन करनी है क्विज़ के हवाले से। सेक्शन 15 जो हमने मेजरली देखा था मिड टर्म के बाद, और सेक्शन 15 के साथ साथ हमने सेक्शन 15 के इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस भी किए थे हमने। जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस मौजूद थे इस हैंडआउट के अंदर हम सब हमने देखी है। तो इसके बाद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर भी हमने सेक्शन 15 को देखा, सेक्शन 11 को देखा था, सेक्शन 12 को भी हमने डिटेल के साथ पढ़ा, बट सेक्शन 12 को मोस्टली हमने मिड टर्म से पहले कवर किया था और उसको आपने मिड टर्म के एग्जाम्स में बड़े अच्छे तरीके से अटेम्प्ट भी किया। इस वक्त आज की क्लास के अंदर हम एक क्विक रिवीजन लेंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 15 का, जो आपके फाइनल टर्म के पेपर के हवाले से एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ हम एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से अपने कोर्स आउटलाइन को डिस्कस भी करेंगे। आप लोगों का जो गेस्ट स्पीकर सेशन है स्टिल वो एडिटिंग प्रोसेस के अंदर मौजूद है, बिकॉज उसमें एडिटिंग करना पड़ रही है। रीज़न ये है कि जो हमारे गेस्ट स्पीकर थे हमारे, उन गेस्ट स्पीकर्स ने जो क्लाइंट्स की ई फाइलिंग हमें करके दिखाई थी, वो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो हमें छुपानी होगी। तो उस पर बहुत सी जगह पे हमें सेंसर लगाना पड़ रहा है जगह जगह। और चूँकि वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी है इसीलिए टाइम लग रहा है उसको सारे एरिया को कवर करने के लिए, और चूँकि वो उतनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है इसीलिए उस पर हम किस तरह का रिस्क नहीं ले सकते। जैसे ही वो एडिटिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है हम प्रॉपरली
उसको अपलोड कर देंगे। लेकिन अगर एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से देखा जाए तो वो जो गेस्ट स्पीकर सेशन है वो एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मीन्स इज गुड फॉर यू, बट वो तब जब आप ये कोर्स कंप्लीट करेंगे। कोर्स कंप्लीट करने के बाद जब आप लोग ई फाइलिंग की तरफ जाएंगे और अपने खुद के क्लाइंट देख रहे होंगे तो इन दैट पर्टिकुलर फेज आपको वो वीडियोस हैं वो हेल्प आउट करेंगी। बट आई मेक श्योर कि आपके मिड टर्म के एग्जाम से पहले पहले मैं उसे एडिटिंग का काम कंप्लीट कर लूँ और उसे अपलोड भी करवा दूँ। अच्छा, अगर आप अभी वो जो ड्रॉप बॉक्स का फोल्डर या लिंक आपके पास मौजूद था उसको देखें तो आपके पास जितने भी लेक्चर्स मौजूद हैं उनको डेट वाइज अलग अलग तोड़ा गया है और उसे वहाँ पर अपलोड किया गया। तो अगर आप डेट वाइज रेफर करना चाहें तो आपको वो भी बड़े आराम से मिलता रहेगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनके लिए मैं दोबारा बता दूं, ये सारी बातें आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिल जाएंगी, पर रिकॉर्डिंग आते आते हमें तकरीबन चंद मिनट लग जाते हैं। लेकिन उससे पहले आज की क्लास के अंदर क्या एजेंडा है, क्या कवर अप करना है हमने, वो सब आप सबसे शेयर कर लेते हैं। आज की क्लास बच्चों एक्सक्लूसिवली एक रिवीजन क्लास है और हमने आज की क्लास को हाईली कस्टमाइज बनाना है। और आज की क्लास के अंदर हम सिर्फ पेपर को फोकस करेंगे कि पेपर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और पेपर की तैयारी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिवाइज करने की ज़रूरत है। क्विज़ेस जो आपके ड्यू हैं वो क्विज़ेस किस तरीके से और किस फॉर्म में मौजूद होंगे वो भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारे पास चंद स्टूडेंट्स आ चुके हैं, मैं वन बाय वन आप लोगों को भी इन्वॉल्व करूंगा और आपसे कुछ सवाल जवाब भी रहेंगे ताकि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कॉन्सेप्ट हमारे रिवाइज भी हो जाएं और आपकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपकी तैयारी भी साथ साथ होती है। आसिफ अली हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद फुरकान रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ अली, क्या आप हमसे बात कर सकेंगे? माइक आपका अनम्यूट हो सकता है? जी सर। अच्छा बच्चों, फिलहाल के लिए आप सबके माइक जो है वो मैंने कंट्रोल आपके हाथ में लिया है। आप जब चाहें से अनम्यूट करके आप बात पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन रेस करना हो तो रेस कर सकते हैं। आज मोहम्मद आसिफ अली, आप ये बताइएगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर सेक्शन 15 जो है वो किस हवाले से है और वो क्या बताता है? सर वो इनकम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हवाले से है। ठीक है, कुछ बताएंगे कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होती क्या चीज़ है, जो भी आपके अंडरस्टैंडिंग हो। सर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ये होती है, मतलब जो हमारा प्रॉपर्टी है वो हम रेंट पे देते हैं, उससे उससे जो हमारी इनकम होती है वो। सर जो हम प्रॉपर्टी सेल करते हैं उससे जो हमारी इनकम इनकम होती है वो। अच्छा ठीक है, तो प्रॉपर्टी को बेचने में और प्रॉपर्टी को सेल, प्रॉपर्टी जो रेंट आउट आ रहा होता है वो दोनों मिलाकर आपके पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक ठीक है, चले मोहम्मद आसिफ आपका माइक में म्यूट कर रहा हूँ। अच्छा बच्चे, सेक्शन 15 की बात हुई थी, मैंने ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस खोला हुआ है, आप सब शायद देख भी पा रहे होंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को। और इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मैं सेक्शन 15 की तरफ चला जाता हूँ। ठीक है, इनकम सेक्शन 15 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। बेटा आप लोगों को एग्जाम की तैयारी के लिए ये जो डॉक्यूमेंट मैंने अभी खोला है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, आपको इसको भी रेफर करना होगा। आपके एग्जाम के अंदर कुछ सवालात ऐसे भी होंगे जैसे मिड टर्म में आपको मिलेंगे तो मैं क्लॉज उठा के पूरी की पूरी दे दूंगा और आपको मुझे उस क्लॉज की एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि एक्चुअली ये क्लॉज है क्या। तो वन ऑफ द परस्पेक्टिव आपकी एग्जाम की तैयारी के हवाले से वो ये है कि आपने ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का सेक्शन अच्छे तरीके से समझना है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से। मैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बात कर रहा हूँ, उस हैंडआउट की बात नहीं कर रहा है कि जिसमें से आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे। मैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बात कर रहा हूँ। क्विकली इसको रिवाइज कर लेते हैं कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर क्या था, बल्कि रिवीजन भी नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों ही से इन्वॉल्वमेंट ले रहा हूँ, आप लोगों से ही फीडबैक लेता हूँ। मोहम्मद फुरकान, अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप? ठीक, यस सर। थैंक यू। अच्छा बच्चों, फुरकान, चूंकि अब हम एक रिवीजन सेशन हमने आज डिजाइन किया, जो कुछ भी हम पढ़ चुके हैं और जो भी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है आपको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना चाहिए या उसकी तैयारी हो जानी चाहिए या उसके कॉन्सेप्ट में वो क्लियरिटी
बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, वो सब कुछ आज की सेशन के अंदर मौजूद है। हम सेक्शन 15 को लेके चल रहे हैं और मेरे साथ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का डॉक्यूमेंट है वो खोल कर बैठा हूँ। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 15(1) में अगर आप देखते हैं तो इसमें रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय अ पर्सन अ टैक्स एयर other than rent exempt from tax under this ordinance shall be chargeable to tax in that year under the head income from property। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रेंट आपने रिसीव कर लिया है या आप रिसीवेबल है किसी भी बंदे से टैक्स ईयर के अंदर अंदर, हर उस रेंट से जो जिसकी रियायत है, जो एग्जाम्प्ट है अंडर द ऑर्डिनेंस, तो वो जो आप रिसीव करोगे और रिसीव कर चुके हो तो वो चार्जेबल टू टैक्स है उस ईयर में अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हर वो पैसा जो आप अपनी प्रॉपर्टी से हासिल करेंगे रेंट की शक्ल में, वो सारा का सारा चार्जेबल टू टैक्स है, सिवाय उन चीज़ों के जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की रूह से एग्जेम्प्टेड है या उस पर छूट दी गई है। उन तमाम चीज़ों के अलावा हर वो पैसा जो आप रेंट की शक्ल में प्रॉपर्टी से हासिल करेंगे वो उस पर टैक्स आपको देना होगा। 15 टू, अच्छा अब चूंकि मैं ये क्वेश्चन अब आपके पास आएगा तो आपने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना होगा रिटर्न फॉर्म के अंदर। अच्छा, अब मैं इसी को एक छोटा सा एक डेमो क्विज या डेमो पेपर समझ लें। मैं अब आपको सेक्शन बताऊंगा और उसके बाद मैं ये चाहूंगा कि बच्चों आप इन सेक्शंस की एक्सप्लेनेशन मुझे लिख कर दें और ये मुझे आप चैट पर लिख के देंगे। मैं आपकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ूंगा भी और फिर उस पर अपने कमेंट से पास करूंगा ताकि आप लोगों को अंदाजा हो सके जब आप एग्जाम में एक्सप्लेनेशन देंगे तो किस तरह की एक्सप्लेनेशन आपको हेल्प आउट करेगी मार्क्स गेन के लिए और किसकी एक्सप्लेनेशन में क्लियरिटी मौजूद नहीं है। ठीक है, आपने एज ए लेम मैन मुझे एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है कि जैसे मुझे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के बारे में कुछ नहीं पता या इनकम टैक्स के बारे में नहीं पता, तो आप मुझे कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इस ऑर्डिनेंस में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अच्छा ये एक्सरसाइज करना हमें क्यों जरूरी है? ये जरूरी इसलिए क्योंकि अगर आपको याद हो गेस्ट स्पीकर सेशन में और इससे पहले भी क्लासेस के अंदर हमने ये बात की थी कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को पढ़ना आना चाहिए। पढ़ना क्यों आना चाहिए? क्योंकि हर साल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस चेंज होगा। अब हर साल का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जब चेंज होगा, नई क्लॉसेस आएंगी। इफ यू नो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को कैसे डीकोड करना है, कैसे समझना है, कैसे रीड करना है, तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी हद तक आसान हो जाती हैं। वरना तो ये है कि आज आपने जितना कोर्स आज पढ़ा है, जैसे अगले साल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कोई मेजर चेंज आई, आपका पढ़ा हुआ सब कुछ ज़ाया हो गया। क्योंकि अगले सालों का इनकम टैक्स जो है वो नई कैलकुलेशन के मुताबिक सॉल्व किया जाएगा, नई नई रूल्स के मुताबिक कैलकुलेट किया जाएगा। इसीलिए आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ने की सलाहियत आपके अंदर होनी चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि जो आपका क्लाइंट होता है जो आपके पास टैक्स फाइलिंग के लिए आया है वो बहुत लेम मैन होता है, उसे इतना नहीं पता होता। तो इसीलिए इनकम टैक्स की टेक्निकलिटीज को आसान लफ्जों में समझाना बताना ये आपको आना चाहिए ताकि आप अपने क्लाइंट को बात अच्छे तरीके से समझा सकें। और अगर उससे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो क्या इन्फॉर्मेशन है, विदाउट यूजिंग अ टेक्निकल वर्ड और जार्गन आप वो क्या कैसे एक्सप्लेन करेंगे और अपने क्लाइंट से वो इन्फॉर्मेशन कैसे लेंगे। तो इसके लिए हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। एग्जाम का क्वेश्चन भी हो जाएगा और आपके अंदर ये स्किल भी बिल्डअप हो जाएगी। ठीक है, हमें मजीद लोग भी ज्वाइन करते चले जा रहे हैं। अब मैं ये चाहूंगा बच्चों जो आपको सेक्शन 15 का सेक्शन सी 13(3) मौजूद है, रेंट मीन्स एनी अमाउंट, इसकी आप एक्सप्लेनेशन मुझे चैट पर लिख कर दें। और ये मैं एक्सप्लेनेशन जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास, मैं सबसे ये एक्सप्लेनेशन चाह रहा हूँ कि आप एक्सप्लेन करें कि सेक्शन 15(3) में क्या कहा जा रहा है। लेकिन याद रखिएगा एक्सप्लेनेशन को आपने इतना आसान बनाना है कि एक लेम मैन समझ सके। सेक्शन 15(3) मैं सेक्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ, मतलब पढ़ देता हूँ, आप उसे एक्सप्लेनेशन लिखना शुरू कर दें। रेंट मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ऑनर ऑफ लैंड और अ बिल्डिंग एज कंसिडरेशन फॉर द यूज और ऑक्यूपेशन of or the right to use or occupy the land or building and includes any forfeited deposit paid under a contract for the sale of land or a building। जी, मैं आपकी एक्सप्लेनेशन चाहूंगा चैट में कि आप इसे एक्सप्लेन करें अपने अल्फाज के अंदर कि ये रेंट की डेफिनेशन बताई गई है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में
इन 1 2 3 या 3.5 लाइनों को पढ़ने के बाद आपके जहन में क्या अंडरस्टैंडिंग बनती है कि व्हाट डज आवर टर्मिनोलॉजी रेंट मीन्स। ठीक है, जो नए पार्टिसिपेंट हमें ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि हम क्या करना चाह रहे हैं। आज की क्लास आपकी टोटल रिवीजन क्लास है और आपको एग्जाम के लिए तैयार करना मकसूद है आज की क्लास से। तो आज की क्लास में जितना कुछ हम पढ़ चुके हैं मिड टर्म के बाद उन सबको हम बहुत तेजी से रिवाइज करेंगे और साथ ही साथ आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा उन सवालों की कि जो आपको एग्जाम में देना होगा, आंसर्स करने होंगे। और साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि आपके अंदर वो स्किल्स भी डेवलप हो जाएं कि जब आप टैक्स ई फाइलिंग कर रहे हो अपनी या अपने किसी क्लाइंट की, तो आपको किसी तरह की हेल्प की जरूरत ना रहे किसी की भी, सिवाय इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के डॉक्यूमेंट की। तो वो आपके लिए इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाए कि आप उसे एक्सप्लेन कर पाए। जी बच्चों, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर्स का। मुझे आप चैट पे ही आंसर कर सकते हैं। डोंट मेक इट टू लॉन्ग, मेक इट शॉर्ट एंड क्रिस्पी। जितना शॉर्ट एंड क्रिस्पी होगा उतना ही ज्यादा समझने के लिए लेमैन के लिए आसानी रहती है। जितना लंबी बात की जाएगी समझने में और डिटेल्स को अपने जहन में याद रखने में उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जी बच्चों, तब तक आपके मेरे पास आंसर मौजूद है, आते हैं। मैं तब तक बाकी लोगों से बात करता हूँ। मोहम्मद इकबाल, क्या आप अपना माइक अनम्यूट कर सकेंगे? ऑल दो आपके माइक्स में थोड़ा टेक्निकल इशू रहता है, लेकिन फिर भी अगर आप कर पाए। चले मोहम्मद इकबाल, मैं आपके माइक को म्यूट कर रहा हूँ। अब आ रही, अब आ रही, बोलिए। चल मोहम्मद इकबाल, आप आई बिलीव अगर आपको कोई चीज कम्युनिकेट करनी है तो इट्स गुड। ये पहले आप मीडियम इस्तेमाल करते थे, चैट बॉक्स का वही इस्तेमाल कीजिए। और माइक टेक्निकल इशू है, वी कैन नॉट डू मोर अबाउट इट। परीनाज अब्दुल गफूर, बेटा अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। और आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू आंसर ऑन चैट। अभी तक किसी भी चैट पे मुझे आंसर नहीं मिला। चले, जब तक आप मुझे आंसर करते हैं एक वर्जन मैं भी अपने पास बना लेता हूँ, और जैसी और वो भी इंशाल्लाह आपको चैट पर इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा। अच्छा अच्छा बच्चों, आप लोगों ने करना ही है। अच्छा ठीक है। अच्छा एक और बात बच्चों याद रखिएगा, जब आप मुझे चैट पर रिप्लाई करेंगे तो मेक श्योर आप इंडिविजुअल मुझे रिप्लाई ना कर रहे हो, आप टू में एवरी वन सिलेक्ट करेंगे। इससे ये होगा कि आपका जो भी आंसर होगा वो सब तक पहुंचेगा। जैसे आप टू पे जाते हो, टू पे जाके एक्सक्लूसिव या मेरा नाम सिलेक्ट कर रहे हैं, आप वो ना करें। आप टू पे जाइए और टू पे जाके एवरी वन इन मीटिंग उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है परिणाम, मुझे आपका आंसर मिल गया। मेक ट्राई करें कि आप इसे इंग्लिश में ड्राफ्ट करें। रीजन ये है कि आपको मुझे आंसर जो एग्जाम में करना होगा वो भी इंग्लिश में करना होगा, तो गुड कि आप उसी में ही प्रैक्टिस करें। ठीक है, मुझे आंसर्स मिलना शुरू हो गए। आंसर्स आर लाइक अप टू द मार्क, चीजें ठीक हो रही हैं। अब हम आगे चलते हैं और सेक्शन 15 के क्लॉज नंबर 3 पे चलते हैं। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई। अच्छा ठीक है, सेक्शन 3 का मुझे भी आंसर चाहिए होगा। जो सेक्शन 3 के सेक्शन 13 के 3 पे काम कर रहे हैं,
रेंट वाली एक्सप्लेनेशन को उसे छोड़ दें और आगे चलें। और जो पैराग्राफ मैंने ओके मैंने जो अभी पैराग्राफ सिलेक्ट किया है, मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन दे दें। चले बाकी सब चाहे तो ड्राफ्ट करना शुरू कर दें। मैं आंसर लेना चाहूंगा फिलहाल आसिफ अली। आसिफ अली अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी सर। आसिफ अली, ये जो आपको स्क्रीन पर हाईलाइटेड दिख रहा है पैराग्राफ, मैं चाहूंगा कि आप इसे एक्सप्लेन कर दें। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एनी रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ द lease of a building together with plant and machinery, and such rent shall be chargeable to tax under the head income from other sources। क्या मतलब हुआ इसका? इसमें सर मतलब ये होगा सर, इसमें ये है जो रेंट रिसीव या रिसीवेबल है ना सर, जी जी। तब वो अप्लाई नहीं कर सकता लीज ऑफ बिल्डिंग। एक काम करें, आप अच्छे तरीके से समझ लें और उसके बाद मैं आपका आंसर लेता हूँ। whenever you feel कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो आप आंसर कर सकते हैं। मीनवाइल मैं चाहूंगा, आपका माइक में म्यूट कर रहा हूँ, और फुरकान अब आप एक्सप्लेन करना चाहें तो कीजिएगा। सर ये सब जो 3 लिखा हुआ है ये वाला एक्सप्लेन करना है। जी जी, जो मैंने हाईलाइट किया। सर एक बार पढ़ लूं, मैंने पढ़ा नहीं है मैं। ठीक है ठीक है, टेक योर टाइम टेक योर टाइम। अच्छा ठीक है, जब तक आप पढ़ रहे हैं तब तक मैं आप सबका माइक म्यूट कर रहा हूँ। परीनाज और मोहम्मद इकबाल, आप भी हमारे साथ हैं। अगर आप आंसर करना चाहें तो आप चैट रूम का सहारा ले सकते हैं और वहां पे मुझे आप रिप्लाई कर दें इन केस अगर आपके पास माइक में कोई इशू है तो। ओके मोहम्मद फुरकान का रेंट के हवाले से एक आंसर आया था हमारे पास। रेंट में बी डिफाइंड एज एनी अमाउंट which is received or receivable by an owner of a land with the consideration. For example, Mr. A received money from Mr. B, who is the tenant, and Mr. B is owner of the land, who has given right to Mr. B to use his land. Good. अच्छा बच्चों, जो रेंट की डेफिनेशन है मोहम्मद फुरकान की, वो इट्स गुड, लाइक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। चैट रूम में सबके पास आ चुकी है। आई सजेस्ट कि आप उसे अपने पास नोट डाउन भी कर लें और उसे एक दफा पढ़ भी लीजिएगा। गुड जॉब फुरकान। सर जी सर आपने सेक्शन 3 का बोला था ना एक्सप्लेन करने का। जी जी बोले। सर इसमें ये लिखा हुआ है ना कि मतलब जो रेंट या हम कोई पर्सन रिसीव करे या करनी हो, मतलब लीज या बिल्डिंग जो प्लांट हो या मशीनरी हो, तो वो इसमें इस सेक्शन में नहीं आएगा। वो मतलब आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। ठीक है, थैंक यू इकबाल। चलिए मैं इसको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन कर लेता हूँ। इन केस अगर आपने सिर्फ बिल्डिंग या लैंड लीज पे दी है, मतलब किराए पर किसी को दी है, तो उस सूरत में आने वाला किराया या रेंट ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहलाएगा। लेकिन अगर आपने लीज में देते हुए बिल्डिंग के साथ साथ मशीनरी या प्लांट भी लीज पर दे दिया है, मीन्स आपने पूरी की पूरी फैक्ट्री विद इक्विपमेंट्स विद मशीनरी किसी को लीज पर दी है, तो इस सूरत में जो पैसे आपके हाथ में आएंगे, रेंट आपके पास आएगा, इसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर डील नहीं किया जाएगा, बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर इस सेक्शन के अंदर डील किया जाएगा। अच्छा अब इसके बाद आगे चलते हैं। और वेयर एनी अमाउंट इंक्लूडेड इन रेंट। अच्छा 13A 15(3)A 15(3)A को एक्सप्लेन कर दे और आज की क्लास इसी तरीके से चलेगी। 13A 15(3)A कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा? यस सर। ये एक्सप्लेन कीजिएगा। सर यहाँ लिखा हुआ है वेयर एनी अमाउंट इज, मतलब कोई भी अमाउंट जो रेंट में इंक्लूडेड हो, रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय एनी पर्सन, जिसमें कोई एमिनिटीज आ जाती हैं। सर जैसे आपने बताया था एमिनिटीज फैसिलिटीज होती हैं शायद, जी जी अ, और यूटिलिटीज और कोई भी अदर सर्विसेज हो जो कनेक्टेड हो बिल्डिंग से, जब हम रेंट करते हैं जो उससे कनेक्टेड हो, तो ये जितनी भी अमाउंट्स होंगी ये चार्जेबल होंगी टैक्स अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, थैंक यू।
अच्छा जी। अच्छा, मुझे आंसर्स मिलना शुरू हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आंसर्स बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, ठीक आ रहे हैं सबके पास। अच्छा जी, बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया गया। अगर आपके पास कोई ऐसी अमाउंट आप रिसीव करते हैं रेंट में, रेंट के अंदर कोई ऐसी अमाउंट भी शामिल है जिसके अंदर आपके पास यूटिलिटीज चार्जेज या दूसरी फैसिलिटीज के भी पैसे उस रेंट के अंदर शामिल हैं, तो उस सूरत में जितना पैसा आपका रेंट के अलावा दूसरी चीज़ों का शामिल है उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहा जाएगा। लेट्स सपोज आपने किसी साहब को अपना घर किराए पे दिया और कहा कि भाई आप, चूंकि आपका मीटर अलग से नहीं लगा हुआ, आप हमारे मीटर को शेयर कर रहे हैं, तो आपका जो रेंट है वो रेंट है 15,000 रुपया, क्योंकि एक कमरे का मकान है और 15,000 का है। और साथ ही साथ इसमें रेंट भी, इस रेंट के अंदर आप 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया करेंगे और 20,000 रुपीज़ टोटल अमाउंट आप आपसे रिसीव करेंगे और उसमें आपके यूटिलिटीज चार्जेस भी शामिल होंगे, रिगार्डलेस आपने यूटिलिटीज चार्ज जितनी भी इस्तेमाल की गई है। तो उस सूरत में 15,000 इनका रेंट की अमाउंट और प्लस 5,000 यूटिलिटीज चार्जेस हैं। तो यहाँ पे कहा गया जो रेंट अमाउंट है वो तो रेंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में चार्ज होगी, और जो बाकी बचे हुए 5,000 है जो कि यूटिलिटीज की मद में हासिल किया जा रहा है, जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर डील किया जाएगा। 4 की तरफ चलते हैं, सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 5, और इसे कौन एक्सप्लेन करेगा? और मैं चाहूंगा कि इस बार फुरकान के अलावा कोई एक्सप्लेन करे इसे। सेक्शन, अच्छा, मैं जैसे जैसे हमारे पास मजीद स्टूडेंट्स ज्वाइन करते जा रहे हैं, मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा कि एक्चुअली आज की क्लास का एजेंडा क्या है। आज की क्लास में अंदर हम लोग टोटल रिवीजन कर रहे हैं उन तमाम के तमाम टॉपिक्स का जो कि हमने पढ़े थे और एग्जाम के लिए वो हमें तैयार करने हैं। एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, ये एक्सरसाइज के बाद एक आसानी वक्तों वक्तन आपको समझ में आता रहेगा। और आज के अंदर हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, जिसको पढ़ना समझना और आज सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन से न्यूमेरिक्स पे ध्यान नहीं दिया बल्कि थ्योरी पे और स्पेशली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की लैंग्वेज पे ध्यान दिया है कि वो कैसे पढ़ी जाती है, कैसे समझी जाती है। इसी चीज़ को फर्दर एक प्रैक्टिस करने के लिए हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 15 जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हवाले से बात करता है, उसको हम दोबारा वन बाय वन पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ मैं एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चन भी सेट करूंगा ऐसे जिसमें आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को एक्सप्लेन कर रहे होंगे, तो वो एक्सप्लेनेशन के लिए प्रैक्टिस आपके ज़रूरी होनी चाहिए। इसी प्रैक्टिस को करने के लिए हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। और हम सेक्शन 15(4) की बात करें, सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 5, और हम बात करेंगे विद रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय अ पर्सन इज लेस देन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, द पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग derived the fair market rent for the period the property is let on rent in the tax year। इसे कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा? जो हाईलाइटेड पोर्शन है, जो भी एक्सप्लेन करना चाहे जस्ट, ओके ओके सद्दाम, ठीक, एक्सप्लेन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर यहाँ पे ये लिखा है कि जब भी आपका रेंट रिसीव या रिसीवेबल हो वो, लेकिन वो फेयर मार्केट वैल्यू से कम हो, लेकिन हम अज्यूम ये करेंगे जो हमारी फेयर मार्केट वैल्यू होगी हम वही लेंगे टैक्स शेयर में सर। जो फेयर मार्केट वैल्यू से कम होगी उसे हम ट्रीट नहीं करेंगे सर। ठीक है, इसके अलावा कोई एक्सप्लेनेशन आपके पास? यस सर। जी फुरकान, कंटिन्यू करें आप। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर आप किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी रेंट आउट करते हो और देते हो और आप उससे कम किराया लेते हो, तो इस सेक्शन से हमें ये पता चलता है कि आपने अगर किसी भी किराए पर उसको प्रॉपर्टी दी है, लेकिन आप उससे जो रेंट चार्ज करोगे वो फेयर मार्केट जो एक रेंट होता है, जो पूरी मार्केट में एक रेट होता है, अब वही चार्ज करोगे और वही जो रेट होगा उस पर टैक्स चार्ज होगा। ठीक है, सही। अच्छा बच्चों, क्या मुझे आप लोग वो किसी एंटिटी का नाम बता सकते हैं कि जो नॉर्मली इस तरह के लैंड वगैरह डिक्लेयर करती है? जी बच्चों। सवाल दोबारा कीजिए। मैंने बात किया, एक लोकल अथॉरिटीज होती हैं जो कि डिसाइड करती हैं, जो कि ये बताती हैं कि कितना फेयर मार्केट रेंट होना चाहिए। तो पाकिस्तान में या स्पेशली कराची में कौन से हैं? सर एफबीआर हो गया ना सर, मतलब जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज हो गए सर, जैसे एफबीआर हो गया सर, वो डिटरमाइन करता है कि फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है सर, एफबीआर का क्या है काम, प्रॉपर्टी की। एफबीआर का काम टैक्स कलेक्ट करना है।
जी, आंसर है किसी के पास? अच्छा जी बच्चों, मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। आप उस लिंक को अच्छे तरीके से देखें और उस लिंक के अंदर आपको इन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे, पर्सपेक्टिव ऑफ कराची। ठीक है। अच्छा बच्चों, मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ। वो लिंक जैसे ही आपको, ये आपको चैट में मिलेगा लिंक, और मैं चाहूंगा कि आप इस लिंक को अच्छे तरीके से एक दफा स्टडी कर लें। अगर ओके ओके ओके, रुक जाए रुक जाए रुक जाए। ठीक है जी। आप देखिएगा आपके चैट में एक लिंक आ चुका है, उस लिंक को अच्छे तरीके से गो थ्रू करें। हम उस लिंक को पढ़ने के लिए आपको तकरीबन मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 120 सेकेंड्स। 120 सेकेंड्स के अंदर इस लिंक को अच्छे तरीके से गो थ्रू करें, और उसके बाद इस लिंक के हवाले से जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है वो आपसे शेयर कर मुझसे शेयर करेंगे। मैं अपना माइक फिलहाल म्यूट कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ तरह की डिस्टर्बेंस ना हो सके। लिंक देखिएगा और बताइए।
जी बच्चों, वी आर बैक। और अब मैं लेके चलूंगा आप लोगों को उस डॉक्यूमेंट की तरफ से। अच्छा जी बच्चों, अब मुझे बताइए कि आप में से कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा उस अंडरस्टैंडिंग को जो आपकी बनी है थोड़ी बहुत भी। जी जी सदाम बताइए। सर सबसे पहले तो सर इसमें ये कहा गया है कि सर जितने भी हमारे केसेस है सर रेंट से रिलेटेड सर उनमें बहुत सारी डिले हो रही है सर उनका एंड रिजल्ट आने के लिए सर, ठीक है ना। एंड रिजल्ट आने की फिर बजाय मतलब जो भी रिलेशन था हमारा मतलब जितने भी केसेस हैं हमारे टीन के सर, वो वो एंड रिजल्ट तक नहीं आता, उसमें बड़ी मतलब क्या नाम है बहुत टाइम लग जाता है एंड रिजल्ट देने के लिए। तो इसके लिए जितनी भी हमारी जुडिशियल बॉडी थी उन्होंने कहा कि एक ऐसा निजाम कायम करें जितने भी हमारे केसेस हैं सर रेंट से रिलेटेड वो जल्द से जल्द अपने मुंतकी अंजाम तक पहुंच जाए सर। तो उसके लिए इन्होंने क्या नाम है इन्होंने बहुत से लोगों से सजेशन लिया। तो सजेशन लेने के बाद इन्हें ये भी पता चला कि सर जो डिले होता है सर इन क्या नाम है क्या नाम है एक एंड रिजल्ट देने में लिए, वो इसकी मेन वजह ये थी कि सर इनके पास जो ऑफिसर्स थे प्रोसीडिंग्स ऑफिसर मतलब जो जुडिशियल ऑफिसर्स थे वो तादाद में एक तो बहुत कम थे सर। और से बस इतना मैं आगे मजीद पढ़ रहा था लेकिन टाइम खत्म हो गया सर। सर इससे इस चीज का मजीद अंदाजा होता है कि सर जो हमारा जो रेंट डिटरमाइन होता है सर फाइनल, तो सर वो भी ये लीगल बॉडी डिटरमाइन करती है कि फेयर मार्केट वैल्यू क्या होना चाहिए सर, ठीक जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक मतलब फेयर मार्केट वैल्यू का तो खैर एक्सप्लेन नहीं किया गया था लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक 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 है सदाम, ठीक है। अच्छा बेटो, आपके सामने मैंने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है जो कि सेम गवर्नमेंट एक्ट है, 2013 का है, पुराना है। बट इसके अंदर आपको एनुअल रेंटल वैल्यू जो है वो डिक्लेयर होती हुई दिख रही है। देखो हम चूंकि हम प्रोविंस जो हमारा है वो सिंध है, तो सिंध प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी कि हमारे पास सिंध के अंदर क्या रेंटल वैल्यू मौजूद रहेगी। अच्छा, एनुअल रेंटल वैल्यू ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध डिसाइड करती है हमारे पास। और ये जो जिस लॉ के अंदर हमें ये चीज़ मिलेगी वो प्रोविजनल एक्ट है। मैं आपको अगर दोबारा दिखा सकूं, कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट है जो हमें ये बताएगा कि फेयर वैल्यू क्या रहेगी। कोई एंटिटी के बारे में नहीं बताया गया, गवर्नमेंट का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा जिक्र नहीं किया गया कि जो अलग से ये काम कर रहा हो, जो सिर्फ उसे फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो प्रॉपर्टीज की डिक्लेयर करता हो। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से ही ये डिक्लेयर नॉमिनेटेड नंबर्स होंगे। और मेरे हिसाब से शायद ये हर लोकेलिटी के हिसाब से डिफरेंट होगा। अगर आप किसी एक अंडर डेवलप्ड रीजन के अंदर जाते हो, एरिया के अंदर जाते हो या टाउन के अंदर जाते हो, तो वहाँ पर 150 यार्ड का जो प्लॉट होगा उसका एक अलग अमाउंट होगी। और सेम गोज टू अगर कोई आप एक वेल डेवलप्ड एरिया में जाते हो तो वहाँ पर प्राइसेस उसी हिसाब से चेंज होती रहेंगी। अच्छा बच्चों, चूंकि हमारा फर्स्ट सेशन हमने वेट करने में गुजार दिया काफ़ी हद तक, कुछ स्टूडेंट्स का वेट और कुछ हमने रीडिंग मटेरियल को पढ़ने के वेट में, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आप ये वाला सेशन उसके आने वाले जितने भी सेशंस हैं उसमें हम लोग एक्सक्लूसिवली रिपीट करेंगे उन तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स को जो हमें एग्जाम को अटेम्प्ट करने में हेल्प आउट करेंगे। एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है आपको। नंबर 1, आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना आना चाहिए। फर्स्ट 40 मिनट्स का सेशन था जिसमें भी सिर्फ तकरीबन 4-4.5 मिनट बाकी हैं, उसके अंदर हमने दूसरे भी ध्यान दिया है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को पढ़ने के हवाले से, इसको कैसे पढ़ाया जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सेट होंगे कि आपको एक मैं कोई भी सेक्शन या सब सेक्शन उठा के दे दूंगा, इनकम मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि ये कौन से सेक्शन का है, क्योंकि इसके लिए आपको सेक्शंस याद करने पड़ेंगे। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप सेक्शंस याद करें, मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी हो कि आप बड़े आराम से सेक्शंस को पढ़ के उसे समझ पाएं। और उसके लिए मैं आपको सब सेक्शंस जो है सेक्शंस और क्लॉजेस जो भी हैं वो आपको एग्जाम के अंदर दे दूंगा, आपने उसको इसमें एक्सप्लेन करना होगा। एक्सप्लेनेशन कैसी आएगी आप लोगों की, उसकी आइडिया लेने के लिए मैंने आज की क्लास के अंदर आप लोगों को मौका दिया कि आप इसे एक्सप्लेन करें, ताकि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डिफरेंट आ रही है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एक्सप्लेनेशन ऑलमोस्ट वैसी ही है जो मैं चाह रहा था। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। 15(5) subsection 4 should not apply where the where the fair market rent is included in the income of lease chargeable tax under the head income from salary। अच्छा, आगे बताया कि कौन कौन से सेक्शंस ऐसे हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें
ये सैलरी के अंदर काउंट shall not apply where the fair market rent is included in the income of the lazy chargeable tax under the head salary. अच्छा, एक चीज और बात याद रखिएगा, हम जब इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो हमें 5 हेड्स की कैलकुलेशन साथ भी करने का मौका मिल सकता है कभी। तो उस वक्त कई सेक्शंस ऐसे हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे अगर आप एक ऐसे इनकम बंदे की बात करें जिसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ रही है बट इसके पास कोई दूसरा हेड ऑफ इनकम मौजूद नहीं है, तो अब ने पता है कि रजिस्ट्रा का मामला हो तो एक खास अमाउंट है दैट इज 2 लाख, अगर वहां तक आपके पास इनकम फ्रॉम सैलरी एनुअल है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एनुअल है, तो उस सूरत में कोई टैक्स अप्लाई नहीं होता। तो कई बार जब आप सारे सेक्शंस एक साथ अप्लाई कर रहे होते हो और सारे हेड ऑफ इनकम या सोर्सेज ऑफ इनकम को एक साथ सॉल्व कर रहे होते हो, तो ऐसा क्लाइंट आपके पास आए जिसके पास 5, 4 या 3, तो उस सूरत में आपका जो कैलकुलेशन है वो डिपेंड करती है दूसरे के ऊपर। जैसे सपोज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की बात की जाए तो उस सूरत में सैलरीड पर्सन की कैलकुलेशन एक डिफरेंट तरीके से की जाती है और नॉन सैलरीड पर्सन की कैलकुलेशन ऑल द वे डिफरेंट तरीके से की जाती है। और एक ऐसा आदमी जो इनकम फ्रॉम बिजनेस भी रखता है और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी रखता है, उसकी कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है। तो कई बार एक सेक्शन दूसरे सेक्शन के साथ मिलकर या तो कॉम्प्लीमेंट करते हैं सेक्शन को, या फिर कई बार लेवरेजेस का बाइस बनते हैं, मीन्स आपको एग्जेम्पशंस मिलना शुरू हो जाती है। अच्छा, मैं आप लोगों को कौन कौन से सेक्शन चाहूंगा, कौन कौन से क्लॉजेस चाहूंगा जो आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें। ये आप सेक्शन 15 है जो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और डिडक्शंस, ये बेटा ये इंतहाई इंपॉर्टेंट सेक्शन 15A, सेक्शन 15A ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और मैं ये चाहूंगा कि आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। और जब मैंने आज आपका क्विज अनाउंस किया था, जो कि मैं आज नहीं बल्कि कल लूंगा आपसे, बिकॉज आज एक्सक्यूज मिला मुझे कोचिंग स्टूडेंट्स की तरफ से, तो उसके वो जो क्विज होने वाला है वो इस सेक्शन को होने वाला है, सेक्शन 15A का। तो अगर इस क्विज को आपने तैयार करना है तो यहाँ पे सेक्शन 15A जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर एक मिनट रुक जाइएगा फुरकान, मैं आपको क्वेश्चन ले रहा हूँ। सर पेज नंबर बता दें। पेज नंबर 49 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का। जी फुरकान आंसर कीजिएगा, तो ये क्वेश्चन कीजिएगा फुरकान। सर आप कह रहे हैं कि कल मैं क्विज लूंगा, कल किस टाइम क्विज लेंगे सर? कल तो हमारी 2 क्लासेस हैं। अच्छा ठीक है, हम बात करते हैं, अभी हमारा सेशन खत्म हो रहा है, 1 मिनट का वक्त बाकी है, किसी भी वक्त बात बीच में रुक सकती है। जैसे ही हम अगले सेशन में आते हैं मैं इसको आपको आंसर करता हूँ कि क्विज कैसे लिया जाएगा और किस तरीके से आपको क्विज पहुंचेगा, इसमें हम बात करते हैं अगले सेशन के अंदर। अभी सेशन हमारा बीच में खत्म हो सकता है किसी भी वक्त, लेस देन 1 मिनट हमारे पास बाकी है। अच्छा मैं बता देता हूँ, फिलहाल अगर बीच में बात आधे में रुक गई तो मैं अगले सेशन में इस बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगा। आपको मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा और उस लिंक को आप खोलेंगे तो उसके अंदर क्विज बना हुआ होगा, आपको सिर्फ उसको सिलेक्ट करना होगा और सेलेक्ट करने के बाद सबमिट कर देना है, बस दैट्स ऑल। वो किस तरह का है, कैसा दिखता है, वो मैं अगले सेशन में आकर आपको दिखा भी देता हूँ कि वो क्विज देखने में कैसे लगेगा। फॉर्मेट